Hello students, now we'll continue our next topic which is pressure exerted by a gas. हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने 4 assumptions पढ़े थे, ठीक है। वो assumptions ध्यान है ना सभी को, तो उन्हीं को कंसिडर करते हुए हम अब ये डिराइव करेंगे प्रेशर जो कि किसी भी गैस में एक्सर्ट होता है, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है बेटा कि जितने भी जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूस रैंडम मोशन। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब भी दे कोलाइड ना विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, वो क्या करेंगे, कोई मोमेंटम जो है वो इम्पार्ट करेंगे वॉल्स के ऊपर कंटेनर की, ठीक है। तो न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है वो क्या बोलता है कि जब भी कोई रेट ऑफ ट्रांसफर होता है मोमेंटम का टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, इट विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल। क्लियर है, ठीक है ना। तो जितना फोर्स एक्सर्ट होगा उतना ही रेट चेंज होगा मोमेंटम में। और ये जो फोर्स होता है, दिस फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल इज ऑल्सो नोन एज द प्रेशर ऑफ द गैस। तो जितना भी फोर्स एक्सर्ट होगा पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे प्रेशर ऑफ द गैस। देयरफॉर जो काइनेटिक थ्योरी है गैसेस की, तो उसमें हम प्रेशर को सिंपली हम क्या मानेंगे, टोटल मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल्स पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। क्लियर। नाउ अब हम इसको डिराइव करते हैं किस तरीके से हम प्रेशर निकालेंगे गैस के लिए। तो उसके लिए हमने क्या करा, वी हैव कंसिडर्ड अ गिवन मास ऑफ अ गैस जो कि एक क्यूबिकल वेसल के अंदर इनक्लोज्ड है, ठीक है। हर एक साइड जो है इस क्यूबिकल वेसल की वो है L, ठीक है। और ये परफेक्टली इलास्टिक वॉल्स हैं इसके, जो कंटेनर है ये, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और हर एक उसका जो मास है वो है m। क्लियर। तो अब यहाँ पे ये देखिए आप, जब भी कोई मॉलिक्यूल जो है मूव कर रहा है तो हम मान लेते हैं एक एवरेज स्पीड है उसकी, वो है एवरेज स्पीड जो है वो है c, जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं सपोज करती हूँ कि पार्टिकल जो या मॉलिक्यूल जो है वो x एक्सिस में मूव कर रहा है, जब वो x एक्सिस में मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड है u, जब वो y एक्सिस में मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड है v, और जब वो z एक्सिस में मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड है w। लेकिन अगर मैं ऑन एन एवरेज अगर मैं देखती हूँ तो उसकी हम स्पीड कंसिडर कर लेते हैं c, ठीक है। क्लियर, ओके। तो हम यहाँ पे क्या मानते हैं कि जो हमारी एवरेज स्पीड है c1 स्क्वायर वो किसके इक्वल है, तीनों स्पीड के सम के इक्वल है। क्लियर। तो अगर हम मोशन कंसिडर करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, सपोज हम एक डायरेक्शन मान लेते हैं, पहले एक्स एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के अलोंग जब हम उसकी डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं तो हमें पता है कि उसकी जो स्पीड है वो u1 है। तो क्या करेगा, मॉलिक्यूल विल वो जाएगा, ठीक है, कोलाइड करेगा परफेक्टली इलास्टिक वॉल के साथ, एंड देन मॉलिक्यूल विल रिबाउंड बैक विद द सेम स्पीड, लेकिन वो स्पीड क्या हो जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं मोमेंटम बोलूं, बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या था m u1, और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है, मोमेंटम तो सेम है लेकिन इन रिवर्स डायरेक्शन। तो चेंज इन मोमेंटम हम निकाल सकते हैं ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, -2 mu1। क्लियर। अब जो ये तो मोमेंटम वो है जो मॉलिक्यूल इम्पार्ट कर रहा है। अब ऑब्वियसली जब मॉलिक्यूल वॉल्स के साथ टकराएगा तो वॉल्स भी तो उसके ऊपर मोमेंटम इम्पार्ट करेंगी ना, तो वो भी तो उतनी ही क्वांटिटी का इम्पार्ट करेंगी और इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम क्या मान लेते हैं कि जो फेस है ये जो इम्पार्ट करेगा मोमेंटम वो कितना करेगा, 2mu1, ठीक है। और जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर करा, सपोज यहां से पहले वो गए यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहां से वापस आया यहाँ, तो टोटल जो डिस्टेंस उसने कवर करा वो कितना करा है, 2l। तो हमारे पास अब टोटल डिस्टेंस भी आ गया है, ठीक है ना, और स्पीड भी है। तो हम टाइम निकाल सकते हैं दो स्पेसिफिक सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज 2l/u1, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम की, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो जाएंगे, पर यूनिट टाइम बोला है, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, तो वो इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं टोटल मोमेंटम कंसिडर करती हूँ उस फेस के लिए पर यूनिट टाइम हमने निकाल लिया ना, पर यूनिट टाइम कितना नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं। तो अगर मैं उस नंबर ऑफ कोलिजन के लिए मोमेंटम की अगर बात करूं तो मेरा टोटल मोमेंटम इतना था, और ये मेरा पर यूनिट टाइम जो मोमेंटम आया वो
उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास जो टोटल मोमेंटम आ जाएगा वो मिल जाएगा मुझे उस कंप्लीट फेज के लिए। नाउ इफ वी हैव मोमेंटम, तो हमें पता है कि जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसके अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, ठीक है ना, या टोटल जो भी मोमेंटम वहां पे एक्सर्ट हुआ है वो फोर्स के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा ये जो हमारा मोमेंटम आया है। क्लियर। अब ये सपोज हमने करा जो पहला पार्टिकल था उसका मेरा फोर्स आ गया है। सिमिलरली मैं सेकंड फोर्स मॉलिक्यूल या थर्ड मॉलिक्यूल या जितने भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है सबके लिए हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। अब अगर मेरे पास फोर्स आ गया है, अब ये जो फोर्स हम निकाल रहे हैं वो कौन से उसके लिए निकाल रहे हैं, एफ डायरेक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं उनके लिए। तो मैं टोटल अगर एफ डायरेक्शन पे फोर्स निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस जितने भी मेरे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है सबके लिए हमने क्या कर लिया, फोर्स को डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब ये बेटा हम बात कर रहे थे सिर्फ एक एक्सिस की, यानी कि एक्स एक्सिस की। इसी तरीके से हम जो है फोर्स फोर्स हमें पता चल गया, एरिया जो है वो क्या है L², तो हम प्रेशर भी निकाल सकते हैं उसी डायरेक्शन में। तो हमने क्या किया, प्रेशर भी निकाल दिया उसी डायरेक्शन में। क्लियर। अब फोर्स की जो वैल्यू थी वो ये थी, तो हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, m/L³ U1² प्लस U2² अप टू UN²। क्लियर। सिमिलरली हम y डायरेक्शन और z डायरेक्शन के लिए भी जो है अपना प्रेशर की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। अब x डायरेक्शन में जो स्पीड थी वो u1 थी, y डायरेक्शन में जो स्पीड थी वो v की टर्म्स में थी, और z डायरेक्शन में जो स्पीड थी वो w की टर्म्स में थी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको मॉडिफाई कर देंगे। क्लियर। नाउ अगर मैं बात कर रही हूँ इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो जो प्रेशर हो जाएगा सारी डायरेक्शंस में वो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं px इज इक्वल्स टू py इज इक्वल्स टू pz इज इक्वल्स टू p कंसिडर कर लेते हैं सपोज। तो हर एक का क्या है, इक्वल पार्ट हो गया ना। तो p मेरा क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ px प्लस py प्लस z, तीनों का टोटल का 1/3, ठीक है ना। तो px की भी वैल्यू हमें पता है, py की भी हमें वैल्यू पता है, pz की भी हमें वैल्यू पता है। हमने क्या करा, तीनों की वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे। अब हमने क्या करा, 1 मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग यहाँ बोलेंगे, फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए हमने स्पीड एवरेज ले लिया, सेकेंड मॉलिक्यूल के लिए स्पीड एवरेज ले लिया, इसी तरीके से nth जो मॉलिक्यूल है उसके लिए स्पीड एवरेज ले लिया। तो अब एवरेज स्पीड हमें पता है, ये इसकी एवरेज स्पीड c1² है, इसकी एवरेज स्पीड c2² है, इस तरीके से cn² हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैं अगर इसको n से ही मल्टीप्लाई कर दूं और n से ही डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये जो टर्म होती है इसको हम बोलते हैं बेटा मीन स्क्वायर स्पीड, जिसको हम c² से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर स्पीड, और c को हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रेशर आ गया, जो गैस एक्सर्ट करती है, वो प्रेशर कितना आ गया, 1/3 mnc² L³। क्लियर। अब ये जो mn है इसको हम टोटल मास भी लिख सकते हैं, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया टोटल कैपिटल M से, ठीक है ना। और L³ जो है वो वॉल्यूम है, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया कैपिटल V से, ठीक है ना। तो अब मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो हमारे पास जो प्रेशर एक्सर्ट हो गया, जो कि गैस में जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो हो गया 1/3 ρc²। क्लियर, ठीक है ना। तो दिस इज द प्रेशर जो कि किसी भी गैस के अंदर एक्सर्ट होता है। ये डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है बेटा, बट इजी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज इसको करिएगा, और इफ यू हैव एनी डाउट आई विल से द सेम थिंग कि प्लीज मैसेज मी पर्सनली, ठीक है ना, अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट लगता है तो। क्लियर।